मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, कमेंट। अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, कैसे है, इसमें हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑल दैट अ मैनेजर डज। एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या है, मैनेजमेंट कैसे होती है कि जैसे वर्क जो एक मैनेजर है वो वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है, देखो, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ये 5 चीजें इसमें आएंगी। ये एज अ प्रोसेस वर्क करेंगी, ठीक है। जैसे पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी कि किस तरह से वर्क को किया जाएगा, कौन करेगा, किस टाइम पे करेगा, वो सारी चीजें। स्टाफिंग, स्टाफिंग में आ जाएगा हमारे जो स्टाफ है वो आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे। देन उनको डायरेक्शन देनी है, किस तरीके से काम करना है, क्या उनका टास्क है, कौन उसको किस तरह से अचीव करेगा। देन उसके बाद आ जाएगी कंट्रोलिंग, ठीक है। अब इसमें आपको इसको 1 बाय 1 आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। उसके बाद द मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सिस्टम इन विच, ये एक सिस्टम है जिसमें क्या है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर कंबाइंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, ठीक है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, अगर एक्टिविटीज की भी बात करें तो वो भी प्लानिंग से स्टार्ट होंगी, तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारी चीजें जो है एक सिस्टम में आएंगी, ठीक है। इसमें जो भी एक्टिविटीज है, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, या स्टाफ से रिलेटेड है, फीडबैक से रिलेटेड है, कुछ भी है, ठीक है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी जो जो एक्टिविटीज होंगी उनको भी एक ऑर्डर में, एक सिस्टम में लेके आया जाएगा, सो दैट कि जो हमारे डिजायर्ड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। तो इसमें जो ये मैनेजमेंट का जो एक प्रोसेस है, इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स। हम ये लिखेंगे कि ये जो एक प्रोसेस है इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज सोशल प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सोशल में क्या आ जाएगा, सोशल प्रोसेस मतलब, देखो वर्ड जो सोशल वर्ड है मतलब वो ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट मींस कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंडली है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, सभी एक्टिविटीज को इकट्ठा करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसमें आ जाएगी। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, ये नहीं है कि एक बार एक एक्टिविटी परफॉर्म कर ली उसके बाद दोबारा वो चीज नहीं परफॉर्म होगी, ठीक है। जैसे अब प्लानिंग ही है, सपोज हमने प्लानिंग करी, ठीक है, कि हमारा जो है वो 2000 करोड़ का जो टारगेट है वो हमने अचीव करना है, उसके लिए ये एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जो भी वो एक्टिविटीज के लिए हमने प्लानिंग करी है, वो ये नहीं है कि एक बार जब वो हमने सोच लिया और एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हो गई देन दोबारा हम प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग जो है वो ऑल द टाइम इन प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से ये प्रोसेस शुरू होगा। सो मतलब क्या है, जो भी एक्टिविटीज हैं या कोई भी हमारा जो एक सिस्टम है वो क्या है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चीज साइक्लिंग मतलब उसकी होती रहेगी, वो चीज चलती रहेगी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में, ठीक है। तो इतना आपने एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स में, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ये। आपने जस्ट क्या है, एक लाइन में पहले आपने बताना है एज अ प्रोसेस, उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, देन उसके बाद मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या चीज आएगी, और ये 3 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने मतलब सिर्फ लिखने हैं, नॉट एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन नहीं करना है इनको, जस्ट एक ब्रीफ अपने छोटी सी समरी सी बना के इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन गैंग प्लैंक। अब ये किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने, ठीक है। आपने पहले फर्स्ट लाइन में इस चीज को भी मेंशन करना है। इट मींस डायरेक्ट कांटेक्ट, पहले तो आपने इसका मतलब समझा देना है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, ये हेनरी फ्योल ने दिया था, ठीक है जी। उसके बाद all orders, instructions, messages, requests, suggestion etc must pass through an official route। जो स्केलर चेन का प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल ने जो दिया था, उन्होंने बताया यही था
कि मतलब एक ऑफिशियल रूट, मतलब फॉर्मल वे में जितने भी मैसेजेस हैं, सजेशंस हैं, कोई भी कम्युनिकेशन है, वो क्या है, एक फॉर्मल वे में पास होगी। बट however in case of urgency, अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस देना है या मतलब दो डिपार्टमेंट है हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं और अगर उन्होंने आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन हाउ दे कैन डू। तो उसके लिए क्या है, जो ये गैंग प्लान है ये फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसमें आपने कैसे लिखना है, however in case of urgency the existing chain can be removed or can be violated and direct contact can be established with the concerned officials। concerned officials में क्या आ जाएगा कि at the same level where two departments are working, ठीक है, वो आपस में क्या है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, स्केलर चेन है, ठीक है, मतलब जिसमें क्या है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जाती है, देन आगे स्टेप बाय स्टेप मूव होती है, ठीक। तो ये तो क्या है, एक फॉर्मल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम बात करते हैं गैंग प्लान की, तो ये एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वे है जिसमें क्या है, सेम लेवल के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इन केस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब आपने इसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। जस्ट मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बता रही हूँ ना कि मतलब इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो देन आपके मार्क्स जो है वो 2 में से 2 भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमने ये देखो यहाँ पे पार्ट नहीं जैसे छोड़ा कि मतलब जिसमें हमने इस चीज को एक्सप्लेन ना किया हो, वेरी इजीली वी कैन एक्सप्लेन दिस एंड द एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड कि मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितनी आसानी से अच्छे तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें कोई नंबर कटने का चांस ही नहीं है। अगर हम ऐसी थ्योरी लिखी जाएगी, गप्पे मारे जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। टू द पॉइंट चीज लिखनी है और विद डायग्राम बना के अगर आप आओगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो आगे आपने एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें क्या लिखना है, बाय गैंग प्लान टू मैनेजर्स वर्किंग एट सेम लेवल कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। सेम वही बात जो इसमें समझाई, आपने एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें ये चीज लिखनी है। उसके बाद इट इज अ शॉर्ट पाथ फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, कि कम्युनिकेशन का ये क्या है, शॉर्ट पाथ है। बस इस चीज को एक्सप्लेन करना है, मतलब ये डायग्राम बना के उसके सामने ये चीज आपने लिख देनी है, ठीक है। एक तो इसमें ये चीज कवर हो जाएगी कि दो डिपार्टमेंट है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये क्या है, शॉर्टर पाथ है फॉर कम्युनिकेशन। जैसे ये एक लॉन्ग पाथ है कम्युनिकेशन का, ये क्या है, शॉर्ट पाथ है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड, रेवोल्यूशन मतलब चेंज। तो आपने कैसे लिखना है यहाँ पे, इट मींस चेंज इन एटीट्यूड, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। चेंज इन एटीट्यूड मतलब हमारा जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, दोनों के एटीट्यूड को चेंज करना है। आपने कैसे एक्सप्लेन करना, आगे लिखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट सीक्स टू ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, therefore it is required that the traditionally hostile attitude में क्या आएगा कि जो पुराने टाइम पे उनकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग थी, फीलिंग्स थी टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, उस चीज को टुवर्ड ईच अदर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दोनों की आपसी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो उससे हमने इनको चेंज करना है, उनके माइंडसेट को चेंज करना है, सो दैट वो क्या है, पॉजिटिवली वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब जैसे सपोज एक लीडर है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तो अगर वो क्या है, एक रूड बिहेवियर रखता है अपने एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय जो है उनकी कमांड को फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक रूड बिहेवियर रख रहा है अपने टुवर्ड हिज एम्प्लॉय, तो देन क्या है, एम्प्लॉय के दिमाग में कभी ना कभी ये डर बैठा रहेगा, वो मतलब कोई भी काम अगर करेगा वो डर के करेगा। अगर उसने कुछ सजेशन देना है या उसके पास कोई ऑप्शन है, ठीक है, जो बेटर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी डर के मारे उससे अच्छे से जो है वो बात नहीं कर पाएगा या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों को एक दूसरे से की जरूरत को समझना चाहिए। अब ये नहीं है कि मतलब अगर उसके मन में कोई बात है वो अपने एम्प्लॉयर से ही ना कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं या एजुकेशनल सेशंस होते हैं जिसमें क्या है कि मेंटल एबिलिटी को चेंज किया जाता है, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज किया जाता है, जिसमें
उनके लिए जैसे कुछ गेम्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे सेशंस जो मोटिवेशनल होते हैं उनके लिए, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है सो दैट कि उनका जो एक माइंडसेट है वो चेंज हो जाए, थिंकिंग चेंज हो जाए और जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को एक्सप्लेन करना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें आपने ऐसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लिख के साथ में लिख देना है बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, बस इतना सा लिख के इसको एक्सप्लेन करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डीमोनेटाइजेशन। जब हमने एमसीक्यूज भी किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था डीमोनेटाइजेशन क्या है। अब देखिए, इट मींस विड्रॉल of a particular currency, demonetization, withdrawal of a particular currency from circulation and series of currency will not be valid. very simple line, बहुत ही आसान लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, क्या है, एक पर्टिकुलर करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में से आउट हो जाती है एंड देन क्या है वो करेंसी वैलिड नहीं रहती। ठीक है, ये क्या है, डीमोनेटाइजेशन। अब इसमें आपने एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल है कि कब डीमोनेटाइजेशन हुई थी इंडिया में, 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर क्या कह रहे थे इसमें कि उन्होंने क्या अनाउंस किया दैट फ्रॉम मिडनाइट ऑफ टुनाइट 8 नवंबर 2016 को क्या था, जो नोट्स थे 500 एंड 1000 के, ये क्या है कि अब लीगल टेंडर में नहीं आएंगे एंड दीज विल बी जस्ट वर्थलेस पीसेस ऑफ वी कैन से पेपर। ठीक है, सिर्फ इस चीज को मतलब आपने हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद इट अकर व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन नेशनल करेंसी। अब आपने सेकंड पॉइंट में क्या लिख देना है कि ये तभी होता है जब क्या है नेशन की करेंसी चेंज होती है। ठीक है, तो आपने इस चीज को एक्सप्लेन करके उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें आपने लिखना है डीमोनेटाइजेशन एक्सपोज्ड अराउंड 15 लाख करोड़ ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। ठीक है, इस चीज को आपने हाईलाइट करके इस बॉक्स में लिख देना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन है, तो इस चीज को आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो इतना 2 मार्क्स के लिए काफी है, तो आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सप्लेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड प्लान। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है। ठीक है, हमने प्लान्स के बारे में पढ़ा है, वो प्लान के बारे में उन्होंने बोला है कि क्या मतलब जरूरी फीचर्स जो है वो कौन कौन से हैं जो एक प्लान में होने चाहिए। फर्स्ट इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल पॉइंट्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। सिंपली पहले आप ऐसे करना, प्लान का मीनिंग समझा देना, प्लान मींस थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, ये चीज लिख के उसके बाद क्या फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देना। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, इन टू इनकॉर्पोरेट एनी चेंज इन रिसोर्सेज, कुछ भी हमने चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई रिसोर्सेज चेंज करने हैं, ठीक है, या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमने एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, वो कैसे करना है, वो सारी चीजें, मतलब जो कुछ भी है वो क्या है, हमारा जो प्लान है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी कैन चेंज आवर प्लान अकॉर्डिंगली। उसके बाद इट मस्ट बी सिंपल एंड कैन बी इजीली पुट इनटू ऑपरेशंस। ये नहीं है कि प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि आप अपने एम्प्लॉयज को भी कम्युनिकेट ना कर पाओ और उसको एग्जीक्यूट भी ना कर पाओ, इस तरह का प्लान नहीं होना चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी टाइम बाउंड, वेरी सिंपल। देन अ गुड प्लान मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने प्लान बनाना है, ठीक है, या कुछ भी प्लानिंग करनी है, तो देन इट शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबको क्लियर भी होना चाहिए और उसका कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। देन अ प्लान शुड बी वेल बैलेंस्ड, ठीक है, कि बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें मतलब डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा हैं या वो प्लान जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको एज इट इज आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेलीगेशन।
डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन मीन्स द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग और कन्फर्मिंग, इसका मतलब होता है गिविंग, ठीक है। Delegation of authority means division of authority and power downwards to the subordinates. Subordinates को हमने power देनी है, ठीक है, authority देनी है, authority and power को divide करना है, so that they can perform their work accordingly. अब इसमें आपने एक छोटा सा डायग्राम बना देना है कि जैसे सीईओ है, जनरल मैनेजर है, उसके बाद फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, अपने हिसाब से आप ऐसे बना सकते हो, जिसमें क्या एक सीईओ जो है वो अथॉरिटी देता है जनरल मैनेजर को, आगे जनरल मैनेजर अथॉरिटी डिवाइड करता है, सब डिवाइड करता है इनटू डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। कि जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, सीईओ ने जनरल मैनेजर को ये अथॉरिटी दी है कि अप टू 10 लाख तक के जो भी डिसीजंस है रिगार्डिंग परचेजिंग of any raw material or any resources you can use without my we can say authority, क्योंकि उसने एक बार अथॉरिटी दे दी है इस चीज की, तो वो मतलब जो इस तरीके से कोई भी जो डिसीजन उसने लेना है, ठीक है, वो ले सकता है। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर, अब जनरल मैनेजर ने फाइनेंस मैनेजर को आगे ये अथॉरिटी सब डिवाइडेड कर दी, ठीक है, रिगार्डिंग हिज पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो भी उसकी एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से, कि जैसे सपोज कि अप टू 5 लाख तक के जो डिसीजंस है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट या फिर रिगार्डिंग जो रॉ मटेरियल परचेज करना है उसकी अथॉरिटी देनी है, या कुछ भी अप टू 5 लाख तक यू कैन डू, ठीक है, तो मतलब वो चीज वो करेगा। उसके बाद आगे जनरल मैनेजर सेल्स मैनेजर को अकॉर्डिंग टू हिज डिपार्टमेंट उसके हिसाब से अथॉरिटी डिवाइड करेगा, ठीक है। आगे ऐसे ही एचआर मैनेजर को, ठीक है, जो उसकी एक्सपर्टीज होगी, जैसे भी वो मतलब उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू हिज लेवल, उसके हिसाब से अथॉरिटी को डिवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो सीईओ है उसके ऊपर पूरा बर्डन नहीं आएगा काम करने का, ठीक है, क्या है, अथॉरिटी डेलीगेट हो गई। अब ये अथॉरिटी जो है वो ऐसे डाउनवर्ड डेलीगेट होगी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपवर्ड को जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, क्योंकि जो अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ चलती है, अकाउंटेबिलिटी भी उसके साथ चलती है। अगर अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड्स है तो देन अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड्स होगी, कि मतलब जो नीचे का स्टाफ है या डिपार्टमेंट्स हैं वो किसको जवाबदेह होंगे, अपने अपवर्ड डिपार्टमेंट्स को। उसके बाद आपने क्या करना है, एक डेफिनेशन जो है वो लिख देनी है, किसी भी ऑथर की आप याद कर लो, वो आपने लिख देनी है। अगर आपको बाई चांस नाम नहीं याद आ रहा तो आपने डेफिनेशन मतलब अगर कोई भी याद करी है तो उसमें नाम स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको नाम याद है तो देन आप प्रॉपर वर्ड टू वर्ड उसमें लिखोगे, नहीं तो आपके नंबर भी कट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सपोज किसी ऑथर का नाम नहीं याद या आपको नहीं पता कि किस पर्टिकुलर एक्सपर्ट ने वो जो डेफिनेशन है वो दी है, तो देन आपने क्या करना है, जस्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको लिख देना है, ठीक है। तो क्या है, डेलीगेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाएगी एंड देन अकाउंटेबिलिटी की भी बात करिए, जो भी आपने काम करना है उसके लिए जवाबदेही आप ही होंगे, ठीक, वो चीज। उसके बाद आपने ऐसे एक छोटा सा और डायग्राम टाइप बना देना है, ठीक है, तो जिसमें क्या है, अथॉरिटी का मतलब समझा देना है। पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, अथॉरिटी का क्या मतलब है, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, एंड देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनिंग द टास्क, ठीक है, टू परफॉर्म in a गुड वे, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपने लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्किल्स को लर्न करना टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और एन एक्टिविटी। In training, the trainer instruct the trainee for improving their working activities so that they can perform better and improve technical skills to achieve the desired goal. एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज अगर हमारे एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज या तो न्यू कमर्स हैं या
ओल्ड एम्प्लॉयज हैं बट न्यू टेक्निक्स आई हैं, उनको समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो देन क्या है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम क्या है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आपने क्या करना है, जब ये आपने लाइंस लिख देनी है उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें आपने ऐसे एक फिगर ड्रॉ करके देन एक्सप्लेन करना है। ये देखिए कैसे, जैसे ये है, ये क्या है, आपने लिख देना है यहाँ पे ट्रेनर, ठीक है, ये एम्प्लॉइज ट्रेनीज ऐसे लिख के देन आपने क्या समझाना है, ट्रेनर बाय गिविंग ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉइज, ठीक है, जब वो क्या है एम्प्लॉइज या ट्रेनीज को क्या है ट्रेनिंग देता है, ट्रेन करता है, देन उनमें क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, वो न्यू टेक्निक्स को सीखते हैं कि कैसे काम करना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड गोल्स हैं या जो परफॉर्मेंस है उनमें प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग द सेम कंसेप्ट्स? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग क्या दोनों सेम चीजें हैं? नहीं। HRM is a wider concept. Staffing is basically an extension of HRM in order to achieve specialization in the area of human resources. And staffing is the part of HRM and it is considered a function which all managers need to perform. ठीक है, क्या है HRM का पार्ट है स्टाफिंग। जैसे HRM में कितने सारे फंक्शंस आ जाते हैं, कितने सारे हम कह सकते हैं कि एरियाज आ जाते हैं, जैसे सपोज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, ठीक है, उसी तरीके से स्टाफिंग ये भी पार्ट है किसका, HRM का। सो इसीलिए लिखा गया है कि HRM जो है वो क्या है, वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे ऐसे आपने एक छोटा सा डायग्राम बना देना है, सर्कल बना के, बीच में छोटा सर्कल बना के, देन आपने बताना है ये क्या है, वाइडर टर्म है HRM की, और ये क्या है शॉर्टर टर्म। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्टाफिंग है वो HRM का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिमेंटिक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशंस में हमने बैरियर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें एक उन्होंने बैरियर के बारे में बात करी है यहाँ पे कि सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, कौन से होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स? are those barriers which occur due to specific differences like culture differences and language, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी जैसे हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, जो भी बैरियर्स हैं वो सिमेंटिक बैरियर में आते हैं। अब आपने लिखना है साथ में, ऑल कम्युनिकेशन यूजेस, कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है, हम सिंबल्स यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, एक्शंस यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं, ठीक है, सो दैट कि पर्टिकुलर चीज के बारे में या एक पर्टिकुलर जो भी हम बात कर रहे हैं उसको समझाने के लिए, राइट। जैसे हम सपोज अब हम भी तो क्या कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये चीज अब क्या है, बट सम टाइम सिमेंटिक बैरियर्स आर पॉसिबल ड्यू टू, तो सिमेंटिक बैरियर्स आ जाते हैं वो कैसे, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है कि अगर कोई मैसेज कन्वे किया जाता है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या है कि जो एक पर्टिकुलर मैसेज है उसका मीनिंग नहीं समझ पाते, या सपोज बोला गया है कि जो एक मीटिंग है वो हाफ एन आवर में शुरू होगी, ठीक है, कुछ अपना काम करते समय उनको ध्यान नहीं रहा सुनने में, उनको लगा कि आधे घंटे बाद होगी, कईयों को लगा कि अभी स्टार्ट होगी, आधे घंटे तक होगी, या कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, खुद ही एज्यूम करके बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बहुत शाउटेडली रूडली कोई भी मैसेज कन्वे करना, ठीक है, तो या फिर बहुत ही ज्यादा लाउड आवाज में करना सो दैट कि अगले वाला बंदा जो है वो डर ही जाए या फिर उसको समझ ही ना आए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं देनी या कुछ भी, या फिर फॉल्टी ट्रांजैक्शंस, कुछ भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बोले, ठीक है, तो क्या है वो गलत हो जाएगी। अब जैसे अकाउंटेंसी में ही सपोज, ठीक है, कोई भी अगर हमने सपोज जर्नल में कोई जर्नल एंट्री हमने करी है, ठीक है, कैश रिसीव हुआ है 50 रुपीज का, लेकिन क्या है 5 रुपीज डाल दिए, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मैसेज भी है वो रॉन्गली कन्वे हो जाता है, कहना कुछ है
क्या कुछ और हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है, वो चीज। तो ये आपने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज मेंट बाय बजटरी कंट्रोल। बजट के बारे में आपने पढ़ा ही है, ठीक है, अकाउंट्स में आपने समझा होगा बजट क्या होता है। तो वो क्या है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड में क्या है, एक बजट बनाया जाता है। उस बजट के अकॉर्डिंगली ही जो एक फाइनेंस मैनेजर है वो ये देखता है कि हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना खर्चा करना है, कितने तक फाइनेंस जो है वो यूज होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कितना फाइनेंस इन्वेस्ट होगा, कितना खर्च होगा, एंड सो मेनी मोर थिंग्स। तो इसमें आपने कैसे लिखना है, इट इज अ टेक्निक टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। पहले तो गोल्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो भी हमने टारगेट सोचा है उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, या जो भी बजट बनाया है उसके दायरे में ही रहना है। उसके बाद इट रेफर्स टू हाउ वेल मैनेजर यूटिलाइज बजट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट इन अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। वही बात कि हमने क्या है कि जो मतलब इसका मतलब क्या समझना है कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि इट रेफर्स टू हाउ वेल मैनेजर यूटिलाइज द बजट। बजट को बना लिया, ठीक है, उसको फिर यूज कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, सो दैट कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकले, ठीक है, ये चीज आपने एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देना आपने, 5 टायर डायग्राम। मतलब ये आपको एक्सप्लेन, इसमें जो ये पॉइंट्स है वो बजटरी कंट्रोल के बारे में ही आपको बताएंगे इसमें। एस्टैब्लिशिंग बजट, पॉलिसी मेकिंग, कंपेयरिंग, करेक्टिव एक्शंस, प्लेसिंग द रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है, टुवर्ड्स द बजटरी कंट्रोल। बजट से रिलेटेड है ये पॉइंट्स, आपने एज इट इज लिख देने हैं, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन क्या है, ठीक है। वैसे तो अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो हम दोनों का ही मतलब सेम ही समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन भी क्या है, मिलके काम करना, ठीक है, और क्या है कोऑपरेशन में भी यही चीज पढ़ते हैं। लेकिन जब डिफरेंसेस की बात आती है तो इसके हम क्या है कोर मीनिंग में जाते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन मीन यूनिटी, यूनिटी इन एक्शंस, ऐसे लिख सकते हैं। एंड कोऑपरेशन क्या है, म्यूचुअल सपोर्ट है। इसमें एक पर्सन की अपनी विलिंगनेस है कि मैंने मतलब कैसे म्यूचुअली दूसरे बंदे के साथ मिलके काम करना है, उसकी अपनी विलिंगनेस, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब आपने क्या करना है, ऐसे चार्ट बनाना है, ठीक है, उसमें आपने बेसिस, फिर देन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कि किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनको, वो चीज आपने नोट करनी है, उनको अंडरलाइन करना है। आगे है मीनिंग, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, जैसे मैनेजमेंट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट जो है वो कैसे होती है, एक्टिविटीज की मैनेजमेंट। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो मिलके काम करते हैं, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में है वो क्या है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को, ठीक है। तो कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या आएगा कि वो जो पीपल है, यहाँ पे कॉपरेशन जो वर्ड है वो लोगों के लिए यूज किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जिन डिपार्टमेंट्स में वो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए बात करी गई है कि वो क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके हार्मनी के साथ काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेचर, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली ब्रिंगिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। एफर्ट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, इसमें आप ये भी समझ सकते हो, इसमें क्या आएगा, जैसे एक डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहा है, मतलब अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेम वही चीज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नीड है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, देन वो कोऑर्डिनेटली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प या फिर मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ, रिसोर्सेज की कोऑर्डिनेशन के साथ वो क्या है, मतलब जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में, जो जिस तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो नेचर में नेक्स्ट कॉपरेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वॉलंटरी एक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प ईच अदर। इसमें इंडिविजुअल्स की इंटरनल फीलिंग है कि हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है। हेल्प से अगर किसी दूसरे बंदे का फायदा हो रहा है तो वो हमने करना है, इसमें अपना कोई
मतलब ये नहीं सोचना कि अगर मुझे उस चीज़ से फायदा होगा तभी मैंने हेल्प करनी है, नहीं, इंटरनल फीलिंग है, ठीक है, हर एक बंदे की अपनी। उसके बाद एफर्ट्स, थर्ड पॉइंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एफर्ट्स एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ मेंबर्स एफर्ट। मैनेजमेंट ने अपने जो भी आगे डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैसेज कन्वे किया, उनको प्लान के बारे में डिस्कशन किया कि यस ये पर्टिकुलर प्लान है, इसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। देन आगे क्या है, वो सारी जो एक्टिविटीज हैं सभी डिपार्टमेंट्स आपस में बांट के कोऑर्डिनेशन के साथ उसको पूरा करेंगे सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो देन आगे कॉपरेशन में क्या आएगा, उन मेंबर्स के एफर्ट्स आएंगे कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं सो दैट कि वो इफेक्टिवली वो जो एक पर्टिकुलर वर्क उन्होंने मैनेजमेंट ने उनको दिया है उसकी प्रोडक्टिविटी निकल के आए। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बताया कि मेंबर्स एफर्ट मतलब जिन लोगों को वो काम दिया गया है वो कितनी ईमानदारी के साथ, ठीक है, या कितनी कॉपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। What are financial decisions? Financial decisions refers to that decision in which companies need to take decision regarding what proportion of equity and debt capital to have in their capital structure। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी का एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें उन्होंने ये बैलेंस किया होता है कि कितना हमारा डेट होगा, कितनी इक्विटी होगी, ठीक है, तो उस चीज के बारे में डिसाइड करना है। हाँ जी, तो इसमें क्या आएगा, जैसे इक्विटी है और डेट, ठीक है, इसमें हमारे शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें डेट में क्या आएगा, लोन, डिबेंचर्स, वो चीज, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, जस्ट आपने इतना लिख के उसके बाद क्या है, देयर आर 3 ब्रॉड एरियाज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से 3 एरियाज है वो आपने जस्ट पॉइंट आउट कर देने हैं, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आपने 2 मार्क्स में लिखना है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको और नॉलेज चाहिए तो देन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन हुई है, बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है, ठीक है। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या होती है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसमें क्या है, देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय न्यू कंपनीज और फर्दर न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू इश्यूज होते हैं सिक्योरिटीज के, मतलब जो शेयर्स वगैरह हैं उनको क्या है, न्यूली इश्यूज जो है वो होते हैं, इसमें इशू किए जाते हैं, जैसे आईपीओस हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, ठीक है। तो न्यू कंपनीज क्या है, इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है। और या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो फर्दर अगर उन्होंने कोई न्यू इश्यूज करने हैं, न्यू शेयर्स इशू करने हैं, तो देन वो इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं, ये प्राइमरी मार्केट में आता है। उसके बाद अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, देयर इज अ ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है सिक्योरिटीज, ठीक है, सिर्फ उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, जैसे इन्वेस्टर्स ही क्या है आपस में ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि आपस में जैसे एक इन्वेस्टर है दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल कर रहा है, ठीक है, सिक्योरिटीज में जैसे शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, ये चीजें, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं आपस में, यहाँ पे कंपनी का कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन जो प्राइमरी मार्केट है इसमें क्या है, कंपनी सीधा डायरेक्टली इन्वेस्टर को जो है वो सेल करती है सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पॉइंट है, सॉरी, पर्पस। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एंड यहाँ पे क्या आएगा, ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। सेम वही बात जो मैंने आपको बताई वो आपने ऐसे 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, एक्सप्लेन इन ब्रीफ
इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या है, जैसे हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर से लेके एंड यूजर तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट चैनल्स की बात करिए। डायरेक्ट चैनल में तो आ गया ना कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंच जाता है प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट चैनल में क्या आएगा कि इनडायरेक्टली मींस विद वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोडक्ट जो है वो एंड यूजर तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें कैसे एक्सप्लेन करना है, द चैनल्स इन विच वेरियस middlemen and experts services are availed is called channel of distribution, ठीक है। तो it includes selling the goods by producer to the consumer through various intermediaries like wholesaler, retailer, agents etc, ठीक है। इनके थ्रू जो प्रोडक्ट है वो एंड यूजर तक पहुंचता है। तो इसमें क्या आएगा, देखो these may be क्या हो सकते हैं, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल एंड 3 लेवल चैनल्स। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है थोड़ा थोड़ा कि आपको इजीली समझ आ जाए। 1 लेवल चैनल में क्या आएगा, सीधा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास जाएगा, देन एंड यूजर के पास जाएगा। 2 लेवल में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन एंड यूजर। एंड 3 लेवल चैनल में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आएगा ब्रोकर या एजेंट्स के पास, देन होलसेलर एंड रिटेलर्स, मतलब ये 3 लेवल्स आ गए। इसके बाद एंड यूजर्स के पास पहुंचा, तो ये क्या है, 3 लेवल चैनल। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का क्या है, राइट एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अ कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के लिए मतलब एक जो बिजनेस यूनिट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सपोज आप भी बिजनेसमैन हैं तो देन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंज्यूमर के लिए, तो आप इस चीज को अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताना। उसके बाद टू अवॉइड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाना है, प्रोडक्ट कुछ और देना है, ठीक है। उसकी क्वालिटी जो है वो आपने चेक करके जो बेस्ट क्वालिटी आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हो वही चीज आपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचना है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, एक बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द कंज्यूमर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है। तो दैट्स इट, ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी के कंप्लीट हो गए।